हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं आयनन एंथैल्पी। केमिस्ट्री का 11th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है और आयनन एंथैल्पी किन किन कारकों पर निर्भर करती है, आयनन एंथैल्पी आवर्त सारणी में किस प्रकार बढ़ती घटती है, वो सब आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी की एक सामान्य परिभाषा है कि किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, विलगित का अर्थ है एकदम अलग। देखो, पहले जो है हमारा कोई भी परमाणु है वो आणविक अवस्था में रहता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु केवल स्वतंत्र नहीं रह सकता है, वो अणु अवस्था में रहेगा। फिर इससे हम एक हाइड्रोजन करेंगे। फिर ये हाइड्रोजन जिस भी अवस्था में होगा, मान लो गैस अवस्था में है या ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में है, कोई सी भी अवस्था में है, तो सभी तत्व लगभग ठोस अवस्था में होते हैं। तो ठोस से द्रव है, फिर द्रव से वापस गैस, और फिर गैस से जो एकल परमाणु आता है उस परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं। तो ये जो परमाणु है ना, इसे हम कहते हैं विलगित। विलगित का अर्थ है एकदम अकेला। पहले आणविक अवस्था से अलग करो, फिर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलो, फिर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलो, फिर गैसीय अवस्था में एकल परमाणु से हमें इलेक्ट्रॉन अलग करना है। ठीक है, तब जाकर के वो विलगित उदासीन गैसीय परमाणु कहलाते हैं। तो किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने में, अब देखो ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, फिर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मान लो हमें एक इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि इसे पकड़ा और निकाल दिया, ऐसे तो निकलेगा नहीं, हमें इससे ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान पे रखना, जब कभी भी आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो वो धनात्मक होगी, और जब कभी कोई आपको चीज़ कोई दे, ये आपको अगर आपको दे रहा है ऊर्जा, तो ये ऋणात्मक होगी, और अगर हम इसे ऊर्जा दे रहे हैं तो ये धनात्मक होगी। आप मान लो इसे ब्याज पर पैसे दे रही हैं, तो आप धनात्मक में होगे ना, आप किस में होगे, फायदे में होगे, यानी आपको धनात्मक फायदा हुआ है तो आप पॉजिटिव लोगे। तो ये क्या होगा, आप जब दोगे तब धनात्मक होगा, और जब मान लो आप इससे ऋण ले रहे हो तो आप इसे ब्याज दोगे, ब्याज दोगे तो आप घाटे में जाओगे, घाटे में जाने का मतलब आप नेगेटिव में जाओगे, तो जब आप लोगे तो ऋणात्मक में जाएगा। ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने का मतलब है धनात्मक। तो आयनन एंथैल्पी का जो मान है, आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आयनन एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है, और आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होगा। अब मान लो हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी इसलिए धनात्मक। अब मान लो उदाहरण है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें यहाँ पर ऊर्जा दी तो ये जाकर सोडियम, ये हो गया प्लस और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। सोडियम का देखो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, 2 8 1 होता है। वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करें तो 2 8 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमने इसे ऊर्जा दी, तो ये बाह्यतम कोष वाला जो इलेक्ट्रॉन, एकदम बाह्यतम कोष वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा। ऐसे नहीं है कि 8 में से निकालिए 2 में से निकालिए, नहीं, जो बाहर वाला कक्ष होगा पहले उससे निकलेंगे। तो सोडियम को ऊर्जा दी तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन अलग रख दिया। अब मान लो ये जो आपका सोडियम प्लस है, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, तो हमने इसे ऊर्जा दी। ठीक है, अब आपके सवाल में मन में सवाल उठेगा कि हम निकाल क्यों रही हैं। तो देखो ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, परमाणु निकालने और डालने में कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, यौगिक बनाने में हमें निकालना पड़ता है, कभी कभी उसमें इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ता है। तो ये केमिस्ट्री की ज़रूरतें हैं। ठीक है ना, तो देखो 2 8 1। अब सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखो 2 8 बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो गया। अब इसका अष्टक पूरा है, इसे किसका विन्यास प्राप्त है, इसे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त है, यानी अब ये स्थायी है। अब अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहेंगे
तो इसमें हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। 8 में तो हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें सोडियम +2 प्राप्त होगा और 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसे एक स्थायित्व प्राप्त हो चुका है। अगर हम इसे स्थायित्व तोड़ना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो आपने रुपए इकट्ठे करके घर लिया, अब कोई दूसरा आ रहा है जो आपको इस घर से निकालना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा आप पर बल लगाएगा, वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, आपको परेशान करेगा, प्रेशर डालेगा, तब जाकर आप खाली करोगे ना। तो इसी तरह ये स्थायित्व प्राप्त हो चुका है, आपको भी अपने घर में स्थायित्व प्राप्त हो चुका था, तो इसको भी स्थायित्व प्राप्त हो चुका है। तो ये जब प्रेशर डालेंगे, हम इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तब जाकर के ये अलग होगा। ठीक है, तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी ये कौन सी है? ये तो हमने पहले आयनन एंथैल्पी निकाली है, और ये फिर दूसरी आयनन एंथैल्पी निकाली है, सोडियम की दूसरी आयनन एंथैल्पी निकाली है, दूसरी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को IE से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो दूसरी आयनन एंथैल्पी का जो मान होगा वो हमेशा पहली आयनन एंथैल्पी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा ना, पहले दिया तो स्थायित्व प्राप्त हो गया, अब दूसरी बार हटाने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसमें कम और इसमें ज़्यादा, मतलब इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी आयनन एंथैल्पी की बात। ठीक है, पहली और दूसरी की, और ये हमेशा धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसे हमें हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है, ये कभी भी हमें देता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भरता, किन किन कारकों पर आयनन एंथैल्पी निर्भर करती है, बहुत ही सरल सा टॉपिक है। ठीक है, पहले हम लेते हैं परमाणु त्रिज्या। देखो, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, तो देखो क्या होगा, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कक्ष है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके परमाणु त्रिज्या क्या है, छोटी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लग रहा है, लग रहा है। ठीक है, मान लो परमाणु त्रिज्या बहुत दूर चली गई तो प्रभावी नाभिकीय आवेश उस पर कम लगेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उससे कम लगेगा ना। पास में है जब तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये कक्ष दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, तब प्रभावी नाभिकीय आवेश उस पर लग नहीं पाएगा। अर्थात परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये बट्टे में आएगा ना, आयनन एंथैल्पी व्युत्क्रमणापाती होती है परमाणु त्रिज्या की, इसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी व्युत्क्रमणापाती होती है परमाणु त्रिज्या की। यानी जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। ठीक है, कैसे होगा? अब देखो, परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो ये दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश इन पर कम लगेगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश इन पर कम लगेगा, तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है कमज़ोर होगा और परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, यानी जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव, आयनन एंथैल्पी जो है, आयनन एंथैल्पी ये व्युत्क्रमणापाती होती है परिरक्षण प्रभाव के भी। जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव से क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन एंथैल्पी अपने आप कम होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये दूर जाएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, कम होगा तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी। अब मान लो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो रहा है, तीसरा पॉइंट आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेफ। ठीक है, अब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, यानी ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, और ये अपनी ओर खींच रहा है और हम इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी ओर खींच रहा है, हम इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। ऑब्वियस बात है। देखो, ये अपनी तरफ खींच रहा है, हम इसे अपने तरफ खींचना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी ओर खींचे पड़ेगा।
ये अपनी ओर खींचेगा और वैसे वैसे हमें और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होगी, समानुपाती होगी ना। जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो मान लो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो ये इसको और नज़दीक खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना। तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया। चौथा है कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की भेदन क्षमता। देखो कक्षक अपने कितने होते हैं, आवर्त सारणी में 4 कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, देखो ये अपना क्या है, नाभिक है। ठीक है, ये किसी परमाणु का नाभिक है इतना बड़ा। ठीक है, ये प्लस चार्ज है। अब देखो एस इसके ज़्यादा पास है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश इस पे ज़्यादा काम करेगा। यानी एस तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होगी वो पी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर पी आएगा तो एस से ज़्यादा, एस से कम पी की कम होगी ना। एस इज ग्रेटर देन पी, पी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन एफ। ये सिर्फ कक्षकों में लागू होगी। वैसे एस ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। ठीक है, ये सिर्फ कक्षकों में होगी। ये मैं आगे बात बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। कक्षकों की भेदन क्षमता। ठीक है, तो एस की जो एस से अगर हम एस कक्षक से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो वो पी कक्षक से ज़्यादा ऊर्जा हमें इसमें देनी पड़ेगी। पी और डी में पी को हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, डी और एफ में हमें डी को ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आयनन एंथैल्पी इन कारकों पर निर्भर करती है। अब देखो मैं आपको आवर्ती प्रभाव बताता हूँ आयनन एंथैल्पी का। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी जैसे जैसे हम आवर्त में, जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर हम पहले और दूसरे आवर्त की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये ठीक है, इन सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रही हैं। लेकिन कक्षक इनका एक ही है। कक्षक क्या इनका एक ही है, दो 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 और 8 वाले कक्षक में, 2 और 8 वाले कक्षक में, 2 और 8 वाले कक्षक में, 2 और 8 वाले कक्षक में। यानी इसमें भी स्ट्रक्चर यही है, इसमें भी स्ट्रक्चर यही है, इसमें भी स्ट्रक्चर यही है। 2 कक्षक आ रही हैं सब में। कक्षक में कक्षक तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रही हैं। कक्षक तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रही हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है। साथ साथ क्या बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब कक्षक तो 2 ही है लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। जब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश था तो वो थोड़ा कम था। ठीक है, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान थोड़ा सा कम था, यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ये थोड़ा ज़्यादा और खींचेगा, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ये जो कक्षक है ये इसका प्रभावी नाभिकीय ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, कक्षकों को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन कक्षक यहाँ पर पूरी लाइन में 2 ही हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा बढ़ता है। अब ये जो लाइन है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये यहाँ पर मैंने गलत बताई है आपको, यहाँ पर अपवाद है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी वर्ग में आयनन एंथैल्पी का मान। अब अगर हम वर्ग होते हैं, जैसे अपने हैं पहला अगर हम वर्ग लें तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ठीक है, तो ये अपना पहला वर्ग है। अब वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे हाइड्रोजन में 1 ही कोष है। ठीक है, लिथियम में आएंगे तो हमें 2 कोष चाहिए, 1 कोष और 2 कोष, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ गया। सोडियम में आएंगे तो हमें 3 कक्षक चाहिए,
तो कक्षक बढ़ते जा रही, कक्षक बढ़ने जाने का मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आयनन एंथैल्पी के व्युत्क्रमणापाती होती है। जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, भार बढ़ती जा रही है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब है आयनन एंथैल्पी कम हो रही है। इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम होगा। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखो, अपवाद बताता हूँ, एक्सेप्शंस। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब आपको क्या करना है? आपको इसके बढ़ते हुए आयनन एंथैल्पी के क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए आयनन एंथैल्पी के क्रम में इसे व्यवस्थित कीजिए। ये आज आपका प्रश्न है, अभी सोल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सोल्व करो, ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो बस। आयनन एंथैल्पी का जो चौथा कारक मैंने आपको बताया था ना, कक्षकों की भेदन क्षमता, उसको ध्यान में रखना, उसको लेकर ये होगा। ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। ठीक है, बेरिलियम का होता है 2s2, अंतिम लिख रहा हूँ। बोरॉन का होता है 2p1, इसका होता है 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको आयनन एंथैल्पी के जो निर्भरता के कारक बताए थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि कक्षकों की भेदन क्षमता में जो S से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसमें हमें P से ज़्यादा ऊर्जा S में देनी पड़ेगी, D से ज़्यादा ऊर्जा S में देनी पड़ेगी, F से ज़्यादा ऊर्जा S में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हमने ध्यान में रखना। और दो और यहाँ पर नाम आते हैं। ठीक है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित। अर्धपूरित का मतलब है, हमें पता है S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, P कक्षक में अधिकतम आएंगे 6, D में आएंगे अधिकतम 10, F में आएंगे 14। अब ये इनमें पूरे अगर भरे हुए हैं तो ये होंगे पूर्णपूरित। अगर इनमें आधे हैं, जैसे S में 1 है, 6 में 3 है, D में 5 है, F में 7 है, तो ये कहलाएंगे अर्धपूरित। ठीक है, ये और ध्यान में रखना। अर्धपूरित और पूर्णपूरित दोनों स्थायित्व होते हैं, तो इन स्थायित्वों से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा अधिक कठिन होता है, इनमें भी ज़्यादा ऊर्जा लगती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हम पूर्ण करते हैं। देखो, लिथियम में 1s2 2s1, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान ठीक है। बेरिलियम में 2s2 S2 में क्या हो रहा है? ये पूर्णपूरित कक्षक आपका, ये क्या है? आपका पूर्णपूरित है, और ये अर्धपूरित है, तो इसका मान कम होगा, इसका मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पूर्णपूरित है। ठीक है, हमने इसे लगा दिया। लेकिन अगला जो है वो है 2p1। हमें इसमें तो हम p कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें हम S2 कक्षक S कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे p कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। p में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायित्व नहीं है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पूर्णपूरित स्थायित्व है। और जहाँ पर स्थायित्व आ जाएगा वहाँ पर ऊर्जा अधिक होगी, यानी बोरोन की ऊर्जा बेरिलियम से कम होगी। तो इसका क्रम हो जाएगा लिथियम, बोरोन और बेरिलियम। बोरोन की ऊर्जा बेरिलियम से कम होगी, क्योंकि बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षक से निकल रहा है, लेकिन बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन S कक्षक से निकल रहा है, वो भी पूर्णपूरित है। इसीलिए बेरिलियम की ऊर्जा का मान, आयनन एंथैल्पी का मान 20 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर कार्बन, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है P2 से, यानी न तो अर्धपूरित है न पूर्णपूरित है। यहाँ पे निकल रहा है P3 से। अब यहाँ पर क्या है? अर्धपूरित आ गया है। P में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अर्धपूरित है, यानी इसका जो आयनन एंथैल्पी का मान होगा वो इससे अधिक होगा। ठीक है, देखो कार्बन ऐसा कैसा। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका तो वैसे इससे कम होना है, क्योंकि आवर्त में दाईं तरफ जाने पर क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ठीक है, तो इसका तो वैसे ही कम होना है। अब इसमें और इसमें देखो, इसमें अर्धपूरित है, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, न तो अर्धपूरित है न पूर्णपूरित है, तो इसका आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, और बाद वाले वैसे ही रहेंगे। और इसमें पूर्णपूरित स्थायित्व है ही, P में पूर्ण कक्षक है, इसीलिए इसका आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा होगा। जो 18वां वर्ग होता है ना आवर्त सारणी के अंतर्गत, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन और वो होते हैं ना, उनका जो आयनन एंथैल्पी का मान होगा वो सबसे अधिक होगा आवर्त सारणी के अंतर्गत।
और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इसका सही आंसर है ये, ठीक है। ये एक अपवाद है, आवर्त सारणी के अंतर्गत आयन एंथैल्पी में ये एक अपवाद है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन and channel subscribe my channel.